मेरे एक दोस्त हैं, नाम है उनका देवराज शर्मा, जो कि प्राइमरी एजुकेशन में टीचर हैं। दरअसल उनके पास एक फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन करने वाला अपने आप को पुलिस वाला बताता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। न केवल तुम्हारा लड़का बल्कि उसके कई दोस्त भी शामिल थे। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो आपको थाने आना पड़ेगा। इस तरह की जब बात की जाती है तो देवराज शर्मा कुछ इस कदर घबरा जाते हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करूं क्या। तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि उस्मान सैफी, जो कि क्राइम की बहुत सारी कहानियां सुनाते रहते हैं, एक काम करता हूं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं, हो सकता है वहां से कुछ हेल्प मिल जाए। जब हम दोनों की बातचीत चल रही थी तो मैंने उनसे ये पूछा कि तुम्हारा बेटा फिलहाल कहां पर है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो मेरे पास है, जबकि वो ये बता चुका था कि तुम्हारे बेटे को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ इसी तरह की बात थी। उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात थी कि उनसे ये कहना है कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहां जाकर बातचीत करेंगे। ऐसे ही किसी के पास अगर फोन आता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए इस तरह की बात अगर फोन आते हैं तो कोई भी ठगी से बच सकता है। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी वाकई अपने आप में अजब गजब है, अनोखी कहानी है। अगर हम इसे भारत के इतिहास की ऐसी पहली कहानी कहें कि किसी ठग को किसी ने ठग लिया, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठग खुद ठगी का शिकार हो जाता है और यह कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। जब लोगों के पास ये कहानी पहुंचती है तो लोग ये कहने लगते हैं कि कानपुर के उस लड़के को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, जिसने वाकई सामने वाले को चारों खाने चित कर दिया और एक बेहतरीन संदेश दिया। आज की कहानी संदेश देगी और आपको एक हिम्मत पैदा करेगी कि आप कभी भी जो ठगी का शिकार होने से आराम से बच सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक इलाका है बर्रा विश्व बैंक। दरअसल यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र सिंह होता है। 6 मार्च 2025 को उसके पास एक फोन पहुंचता है। वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं सीबीआई से आनंद तिवारी बात कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि तुमने बहुत अश्लील वीडियो दिखा करते हो। साथ ही तुम्हारी मेरे पास 36 अश्लील वीडियो हैं और 12 फोटो हैं। तुम्हारे खिलाफ हमने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। आपका व्हाट्सएप नंबर पे मैं उसको सेंड कर रहा हूं। इतना कहता है और इतना कहने के बाद वो फोन अपना कट कर देता है। और जैसे ही इस भूपेंद्र सिंह के पास ये एफआईआर कॉपी आती है तो उसका वाकायदा नाम लिखा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी कुछ देर बाद फिर दोबारा फोन आता है और दोबारा फोन आने के बाद सीबीआई ऑफिसर, जो कि आनंद तिवारी, वो कहता है कि देखा आपने किस तरह की। अब इस तरह की जो एफआईआर कॉपी देखने के बाद जो भूपेंद्र सिंह होता है वो थर थर कांपने लगता है। इधर से धमकी दी जाती है, यही बात तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को अगर पता चलेगी तुम्हारी इन करतूतों के बारे में तो शायद तुम्हारे माँ बाप कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इस तरह की बात सुनने के बाद वो लड़का रोने लगता है, यानी कि भूपेंद्र सिंह रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सर, दरअसल मैं 12वीं का स्टूडेंट हूं। यदि ये बात मेरी माँ, मेरे पिता को पता चल गई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और मेरा तो घर से निकलना दूभर हो जाएगा। इस तरह की बात जब उस लड़के ने कहनी शुरू की तो उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, 12वीं के स्टूडेंट हो। जब ये बात सुनी जाती तो कहता है कि ठीक है, तुम 16,000 रुपए का इंतजाम कर लो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 16,000 रुपए के इंतजाम की बात आती है। अब वो लड़का कहता है कि साहब मैं 16,000 रुपए कहां से लेके आऊंगा, वैसे भी मैं 12वीं का छात्र हूं, आप ऐसे छोड़ दीजिए। जब बात ऐसी छोड़ने की आती है तो सामने वाला तो ऑफिसर मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तभी उसे एक याद आता है, कहानी याद आती है। दरअसल वो कहता है कि मैंने कुछ महीनों पहले अपने ही घर से एक सोने की चैन चोरी कर ली थी और सोने की चैन चोरी करने के बाद एक सुनार है, मैं उसको वहां पर गिरवी रख के आ गया था। अब ये बात जब सामने वाला सुनता है तो बोले मैं इस क्या करूं इस कहानी के बारे में। तो कहता है कि उस चैन की अगर हम बाजार में बेचते हैं या उनसे बात करते हैं तो लगभग 40,000 रुपए की चैन वो बिक जाएगी। इसलिए सर उस चैन को वहां से छुड़ाना पड़ेगा। यदि मैंने वहां चैन बेची तो बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी, और घर तक इसलिए पहुंच जाएगी क्योंकि वो मेरे दोस्त के पापा की जो दुकान है। जैसे साइबर ठग ने बात सुनी तो साइबर ठग ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि साहब 3,000 रुपए की जरूरत है, मैं 3,000 रुपए उस सुनार को दूंगा, वहां से चैन उठाऊंगा, उसके बाद उस चैन को किसी दूसरे को बेचकर जो आपके पैसे हैं वो आपको दे दूंगा, बाकी पैसे मैं अपने पास रख लूंगा। ये साइबर ठग जो ऑफिसर था उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम अपना फोन पे नंबर या जो भी नंबर है वो दे दीजिए, मैं उस पर पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। तो 3,000 रुपए 6 मार्च 2025 को ये ट्रांसफर कर दिए गए थे। और ट्रांसफर करने के बाद वो इंतजार करने लगा कि आखिरकार अब 7 तारीख को फिर दोबारा फोन किया जाता है कि तुमने वो काम किया कि नहीं किया। उसने कहा कि सर मैंने चैन तो छुड़ा ली है, आप देख सकते हैं। उसका फोटो भी बाकायदा भेजता है और फोटो भेजने के बाद दिखाता है चैन तो आजाद हो चुकी है, लेकिन आपको तो पैसे की जरूरत है, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं। इसके बाद वो एक दूसरे सुनार के पास जाता है और दूसरे सुनार के पास जाने के बाद उस चैन को गिरवी रख देता है। और गिरवी यानी कि वो बेचना चाह रहा था। जैसे ही उस चैन को वो बेच रहा था तो सुनार ने कहा कि ये तुम शायद चोरी करके लेके आए हो और इसलिए तुम यहां से जा नहीं सकते। वो किसी तरकीब से वहां से निकल आता है, लेकिन
चैन उसकी मिलती नहीं है। अब सुनार कहता है कि अगर चैन आपको चाहिए या तो मां को लेके आओ या फिर अपने पिता को लेके आओ। उधर जो सीबीआई का ऑफिसर था, जब उसने फोन किया तो उसने पूरी कहानी बताई कि जो दूसरे सुनार के पास जाता है, सुनार को चैन बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने चैन तो अपने पास रख ली। वो कहता है कि चैन आपको एक ही शर्त पर मिलेगी, या तो मां को लेके आओ या फिर अपने पापा को लेके आओ। अब वो लड़का रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि सब मैं क्या करूं, मेरी चैन भी हाथ से निकल गई है और माँ बाप को मैं लेके जा नहीं सकता, आप मेरी मदद कर दीजिए। वो कहता है कि किस तरह की आपको मदद चाहिए। वो साफ साफ कहता है कि मदद की क्या है, आप मेरे पिता बनकर उस सुनार से बातचीत कर लेना। सुनार से आप बातचीत कर लेंगे तो हो सकता है कि वो चैन मुझे वापस कर दे या फिर चैन के पैसे मुझे दे दे। जब इस तरह की बात थी तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, जब वहां सुनार के पास तुम जाओ तो मेरी उससे बातचीत करा देना। अब जैसे वो सुनार के पास जाता है तो सुनार से बातचीत कराने लगता है। सुनार बातचीत करता है और कहता है कि इस छोटे से बच्चे को चैन लेकर आपने भेज दिया है, ये चोरी करके लेकर आया, कहां से लेकर आया, मैं कैसे, कुछ इस तरह की हॉट टॉक भी होती है उस सुनार के बीच में और जो सीबीआई का ऑफिसर होता है उसके बीच में। आखिरकार दोनों की सहमति बन जाती है और सहमति बनती है कुछ 3500 रुपए देने पर, कि आपको 3500 रुपए देने ही पड़ेंगे और 3500 रुपए दोगे तब आपकी चैन छोड़ी जाएगी। कुल मिलाकर उसके खाते में यानी कि 3500 रुपए डाल दिए जाते हैं और 3500 रुपए डालने के बाद वो उस चैन को लेकर फिर चला जाता है। अब की बार उसने कहा कि मैं चैन को बेचूंगा नहीं, बल्कि चैन को मैं कुछ और सोचता हूं। वो अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त से कहता है कि मेरे पास एक सोने की चैन है और मैं एक परेशानी में हूं, आप मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जब दोस्त कहता है ठीक है, इसके लिए एक रास्ता है, इसको अगर हम गोल्ड को जमा कर दें और उसके बदले में हम लोन ले सकते हैं, यानी कि 1,10,000 रुपए का लोन इस पर आराम से मिल जाएगा। दोस्त के माध्यम से इस तरह से बातचीत करता है। फिर उस व्यक्ति के यानी कि सीबीआई ऑफिसर का फोन आता है। सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि अब क्या प्रोसेस चल रहा है क्या नहीं, तो उसने कहा मेरे अपने दोस्त से बात हो चुकी है और इस चैन को रखने के बाद हमें 1,10,000 रुपए का लोन मिल सकता है, गोल्ड लोन मिल जाएगा, इसलिए बस हमें वहां जाना है। अब ये यहां जाते हैं यानी कि गोल्ड लोन की दुकान पे जाते हैं। वहां जाने के बाद पूरी कहानी समझते हैं और कहानी समझने के बाद फिर उस व्यक्ति को फोन करते हैं जो ऑफिसर होता है। ऑफिसर कहता क्या है, उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि आपको 3,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि आपको अगर गोल्ड लोन लेना है तो उसका एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इस तरह की बात थी। उस ऑफिसर ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, चैन को आप दे दो और जो पैसे हैं मैं उसके खाते में डाल रहा हूं। कुल मिलाकर 3 या 4 बार में उन्होंने धीरे धीरे करके 9,500 रुपए उस व्यक्ति से ले लिए। अब उस व्यक्ति से यानी कि जो ऑफिसर था, सीबीआई का ऑफिसर था, उसने 3,000 एक बार, 3,500 एक बार और 3,000 एक बार, लगभग 9,500 रुपए दे दिए। और उस लड़के ने अब एक तरह से कन्नी से काटने लगता है। जब कन्नी काटने लगता है तो इसके बाद फिर बचने की कोशिश कर रहा था। उधर से वो लगातार फोन कर रहा है, तब उसने धमकाना शुरू किया और उसने कहा कि मेरी एक बड़ी सीनियर ऑफिसर है, तुमसे बात करेंगे और देख लेना तुम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो, जबकि मैं तुम्हारी लगातार मदद कर रहा हूं, कदम कदम पर मदद कर रहा हूं और तुम इसमें लापरवाही मत बरतो। लड़का जब भी बात करता था, यानी कि भूपेंद्र जब भी बात करता था, वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बात करता था, डरते हुए बात करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि भूपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। उसकी उम्र लगभग 32-33 साल के आसपास से, वो कोई 12th का स्टूडेंट नहीं था। जो सुनार की वो बात कर रहा था, वो सुनार जो बनता था तो उसका एक दोस्त होता है, खास दोस्त, जो उसके साथ ही प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। कभी वो सुनार बन जाता है तो कभी वो गोल्ड पर लोन देने वाला एक आदमी बन जाता है। और इसी तरह से करते करते उसने 3-4 दिन तक ये साइबर ठग करने वाले व्यक्ति से बातचीत चल रही थी और बातचीत के दौरान उसने उल्टा ही साइबर ठगी करने वाले को ही ठग लिया। और इसके बाद जो उसकी वीडियो ऑडियो होती है, ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और जैसे ऑडियो सोशल मीडिया वायरल होती है तो उसके बाद चाहे वो बड़े बड़े अखबार हो, दैनिक भास्कर हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर और अन्य अखबार हो, हर जगह ये खबर चलने लगती है और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ वायरल होने लगता है। ये कुछ कहानी इस जो इन दोनों की बातचीत होती है उसका कुछ अंश है जो हम आपको ऑडियो के रूप में सुनवाना चाहेंगे और उससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो, बोलो बेटा। सर सारा कुछ डाल दिया, वो बोल रहा है कि एड्रेस इसमें डाल दो, क्या है जो अकाउंट एड्रेस है। मतलब अकाउंट एड्रेस है जी, मतलब अकाउंट नंबर तो नहीं डाला जी? नहीं, अकाउंट नंबर भर दिया सर हमने। आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ सर हमने डाल दिया है। डाल दिया है जी जी। हम बेटा पोस्टिंग होकर आए, जो मेरा कार्ड है मतलब जो खाता है जी, ये बेटा कानपुर का है। कानपुर का है जी। तो सर उसमें पता बोल रहा है कि उसमें पता डालिए, उसमें जो आधार कार्ड में हो। जी क्योंकि हाँ, क्योंकि सर जिला मांग रहा हूँ कानपुर। कम अमाउंट होता सर तो चला जाता, कम अमाउंट होता तो सर चला जाता, लेकिन बड़े अमाउंट में 1 लाख से ऊपर है ना सर। नहीं तो तुम ऐसा करो जी,
तुम्हारा कोई अकाउंट है मतलब तुम्हारे में? सर मेरा अकाउंट नहीं है सर कोई। तुम्हारे मतलब भूपेंद्र का? नहीं सर, भूपेंद्र का सर वो स्टूडेंट वाला सर खाता है, लेकिन सर उसमें नहीं आएगा, बड़ी अमाउंट में नहीं आएगा सर, स्टूडेंट खाता है। हमारे पास अकाउंट नहीं है तो सर वो बोल रहे हैं कि पिन नंबर और ये दोनों चीजें इसमें भरनी पड़ेगी। कैसे पिन नंबर? पिन कार्ड नंबर बोल पिन कार्ड अकाउंट का? जी, अकाउंट का पिन कार्ड नंबर जो है इसमें भरना पड़ेगा, क्योंकि सर बोले 49,000 के ऊपर कोई रकम होती है तो उसमें पिन कार्ड लगता है। पिन कार्ड कहाँ है? तेरे अकाउंट में आधार पैन कार्ड तो सर जरूरी रहता है, तो कह रहा वो लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड पिन कार्ड नहीं है बेटा। सर वो हमने सारी सर चीजें भर दी हैं सर, मेरा भी क्योंकि समय हो रहा 2-4 हो गया है। कहते फोन पे पैसा चला जाएगा? सर फोन पे सर हमने कभी कराई नहीं इतनी बड़ी रकम सर। बेटा पिन कार्ड आधार कार्ड नहीं है, फिर अपने पास वो उसका किसी का भी लगाओ, दोस्तों का, क्योंकि हमारे पास नहीं है, समझे? जी सर। हाँ। सर इसमें लगाना पड़ेगा सर। सर जैसे कानपुर का सर कहाँ का खाता था सर, हम अगर एड्रेस उसमें डाल दें, उसमें बोल दें कि अब यहाँ पे रह रहे हैं ये, कानपुर में सर कहाँ का एड्रेस डाल दें इसमें कानपुर में? मतलब एड्रेस ही डालना है ना? जी एड्रेस डालना है, बोल देंगे कि अब ये यहाँ पे रहने लगे हैं, पहले यहाँ पे रहते थे कानपुर में, बोल देंगे कि कानपुर में पहले यहाँ रहते थे, अब ये और कहीं रहने लगे हैं तो हम कानपुर वाला एड्रेस डाल दे रहे हैं, किराए पे रहते थे हम बोल देंगे। बेटा कहीं दिक्कत ना आ जाए। नहीं सर, दिक्कत सर क्यों आएगी सर, दिक्कत नहीं आएगी सर, क्योंकि सर हम डाल रहे हैं पैसे। जी मान लो जो अकाउंट खुला हुआ है जी बेटा, ये कहना लगता है। अच्छा कहना तो सर, लेकिन दिक्कत सर नहीं होगी सर, क्योंकि सर हम बताएंगे नहीं ना सर किसी से, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, हम बोल देंगे कि हमने दोस्त को दे दिया था, दोस्त जो है मकान खाली करके चला गया, पता नहीं कहाँ रहता है। जी कहना कानपुर नगर, ठीक है? जी तो सर क्या बोल रहे हैं उनसे, कहना मतलब जहाँ का खुला हुआ है जहर के गाँव का है ये। समझो मेरी बात है? जी कहना तो तुम बड़ी यार प्रॉब्लम में फंसी हो। नहीं सर, हम तो सर आपकी मदद कर रहे हैं सर, हम तो तुरंत सर हमने अमाउंट भी भर दिया 1,15,000 रुपये सर। 1,15,000 का अमाउंट भर दिया है बेटा। 1,15,000 रुपये का अमाउंट भरने के बाद मैंने इसी वजह से तुमसे बोला था अकाउंट नंबर डालने से पहले उससे पूछ लेना। सर अकाउंट नंबर तो सारी चीजें, लेकिन कह रहा था सर उसमें, लेकिन सर दिक्कत नहीं होगी सर, हम नहीं बताएंगे सर किसी को, क्योंकि सर पकड़े मारे तो सर हम भी जाएंगे ना, लेकिन हम बताएंगे नहीं सर, क्योंकि अब पापा इतना हमको प्यार करते हैं, मारेंगे भी नहीं, क्योंकि पापा। नहीं है बेटा, जी पैन कार्ड इसमें नहीं है। तो सर उसमें एक्चुअल सर एड्रेस तो उसमें सर डालना पड़ेगा, क्या सर डाल दे इसमें? मतलब कुछ भी डाल दो सर कहना सर नगर है क्या सर, ये कहना? नहीं, कहना कानपुर नगर है। कहना कानपुर नगर। हाँ सर शाखा सर कौन सी डाल दें? है? शाखा सर? शाखा जो है ग्रामीण बैंक की है। अच्छा शाखा ग्राम नहीं सर, जो जहाँ एड्रेस है उसकी शाखा सर। कौन से मतलब जो शाखा? जी जहाँ पर एड्रेस है सर उसकी शाखा। मतलब जिस जगह पे रहते हैं 20/14। जी हो गया? सर क्या डाल दें? 20/14 ये सर क्या पता है कि कोड वर्ड है सर? कोड वर्ड है। ठीक है सर, देखिए हम डाल रहे हैं सर, क्योंकि मेरा भी समय हो रहा है सर ना। रिजेक्ट कर दे तो रिजेक्ट कर लेना, फिर फटाक से फिर दूसरा 20 तारीख को दूसरे कागज से करवा के जाना, ठीक है?
आपने इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अंदाजा लगा ही लिया होगा कि किस तरह से उस लड़के ने एक ठगी करने वालों को उल्टा ठग लिया, और उसके बाद उसने डीसीपी के पास जाने के बाद एक पत्र दिया, यानी कि प्रार्थना पत्र दिया। उसने कहा कि कुछ इस तरह से मुझे धमकी भी दी जा रही है। अब इस मामले के वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस की कोशिश है कि जिसने ये ठगी के लिए कोशिश की थी, हालांकि वो खुद ठगा गया है, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके पास न जाने कितने लोगों के पास प्रतिदिन के हिसाब से फोन आते हैं, बताया जाता है कि आपका बेटा फला जगह पकड़ा गया है, आपके अकाउंट में गड़बड़ है, आपके ईडी का आपके बचाव पड़ने वाला है। इस तरह की नई नई कहानियां गढ़ी जाती हैं और लोगों को ठगा जाता है। कुछ लोग जो होशियारी से काम लेते हैं, सतर्कता से काम लेते हैं, वो तो बच जाते हैं, भूपेंद्र जैसे लोग। लेकिन कुछ लोग जो डर जाते हैं, वो अपना जो जमा पूंजी होती है वो सामने वाले को लुटा देते हैं, और वो लूटने वाले आराम से लूट कर निकल जाते हैं, और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ठगी हुई है तो वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति के साथ ठगी हुई है तो वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसलिए दूर दराज के लोगों के और पूरे नेक्सस, पूरे इनके कोई साथी होते हैं और पूरा इंतजामात के साथ चलते हैं, इसलिए उनको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका जागरूक होना, आपका सतर्क होना, आपका सचेत होना बेहद जरूरी है, ताकि कोई ठगी का शिकार ना हो सके। जाते जाते ऋषिकेश के रहने वाले हैं ब्रजेश कुमार निगम है, राजस्थान के खलील खान है, तुकाराम, अमन, प्यारे सिंह, जुबैर तागला, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब, नवेद अंसारी, जमालुद्दीन हाबरी, अयूब, शमशाद अली, सचिन कुमार, दिलीप कुमार, सोनू सैनी, निर्देश कुमार वर्मा, नकुल कुमार मौर्य, पद्मा राम, देवासी, लकी वर्मा, राजकुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।